हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने चैनल लॉ विद ट्विंस में हम बहुत सारी वीडियोज़ डालते रहते हैं लॉ से रिलेटेड। हम रिवीजन सेशन भी डालते हैं जिसमें हम लोग पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है उसे 3-4 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। तो अगर आपने वो रिवीजन सेशन नहीं देखे हैं तो हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं, रिवीजन सेशन वाले कॉलम में जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लॉ विद ट्विंस नाम है, टेलीग्राम में सर्च करके आप देख लेना। और अगर आप हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमारी वीडियोस आपको हेल्पफुल होती हैं, तो हमें आप गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे के जरिए फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप चाहे हमें जो अमाउंट आपका मन करता है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको बड़ा हाई अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार अपने अनुसार कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने अपना नया ब्लॉगिंग चैनल भी शुरू किया है ब्लॉग विद ट्विंस के नाम से, तो अगर आपने वो चैनल अब तक नहीं देखा है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। हम उसमें अपनी लाइफ के डेली ब्लॉग्स डालते रहते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज अगर मैं सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज की बात करूं तो जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 7 है ये मेनली सेरेमनीज की बात करता है, सेरेमनीज से डील करता है। सेक्शन 7 में मेनली 2 क्लोज दे रखे हैं, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 और 2, और दोनों जो क्लोज हैं वो सेरेमनीज की ही बात करते हैं। तो सेक्शन जो 7 है ये मेनली ये बोलता है, जब पहले मैं 7 का क्लोज 1 को डिस्कस करूंगा फिर 2 को करूंगा, तो ये बोलता है कि अगर आप हिंदू हो और मैरिज करना चाहते हो, तो अगर आप हिंदू हो और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर गवर्न हो रहे हो। देखो, एक जो हिंदू है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से गवर्न नहीं भी हो सकता। अगर वो हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर मैरिज कर लेता है तब उस हिंदू के ऊपर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रोविज़न ही फॉलो किए अप्लाई होते हैं। और उस हिंदू को चाहे कुछ भी करना है, मैट्रिमोनियल कोई रेमेडी लेनी है, डिवोर्स लेना है, तो उसको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रोविज़न को फॉलो करना पड़ेगा। पर अगर कोई हिंदू है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर गवर्न हो रहा है तो उसको सेक्शन 7 को फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 7 जो है वो सेरेमनीज की बात करता है। तो सेक्शन 7 का क्लोज 1 है ये बोलता है कि अगर 2 हिंदू आपस में मैरिज करते हैं तो उन हिंदुओं में, दोनों हिंदुओं में से एक हस्बैंड है एक वाइफ है, तो दोनों में से एक की जो सेरेमनीज है, इसेंशियल सेरेमनीज है मैरिज को लेके, वो परफॉर्म करनी ही पड़ेंगी। या तो हस्बैंड को अपनी जो शादी करने का तरीका है, जो भी उनकी सेरेमनीज हैं, इसेंशियल सेरेमनीज मैरिज को लेके, वो फॉलो करनी पड़ेगी मैरिज करने के लिए, या फिर वाइफ की इसेंशियल सेरेमनीज फॉलो करनी पड़ेगी, या दोनों की भी कर सकते हैं, पर किसी एक की तो करनी ही पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो हिंदू जो हस्बैंड है वो एक हिंदू है, प्लस जो वाइफ है वो एक सिख है। सिख जो है वो भी हिंदू ही माने जाते हैं सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। जो सेक्शन 2 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो टर्म हिंदू को डिफाइन करता है, और उसके अनुसार क्या है, जो सिख होगा वो भी हिंदू ही माना जाएगा, जो जैनिज्म होगा वो भी हिंदू ही माना जाएगा, जो बुद्धिस्ट होगा वो भी हिंदू ही माना जाएगा, और उनके ऊपर हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू अडॉप्शन एक्ट हो गया, वो सारे अप्लाई होंगे। तो अगर मान लो हस्बैंड वाइफ शादी करते हैं, लड़का लड़की, लड़का जो है वो हिंदू है और जो वाइफ है वो सिख है। अब क्या करना है, या तो लड़के की जो इसेंशियल सेरेमनीज है मैरिज को लेके वो पूरी कर लो, जैसे कि 7 फेरे लेना हिंदुओं में, ये भी सेरेमनीज पूरी कर लो, इसके अनुसार शादी करो, या फिर वाइफ की इसेंशियल सेरेमनीज पूरी कर लो। सिखों में क्या होता है, सिखों में जो है 4 फेरे लिए जाते हैं, और सिखों में एक सेरेमनी होती है जिसका नाम होता है आनंद कारज नाम की, तो वो पूरी कर सकते हैं। मतलब दोनों में से किसी एक पार्टी की सेरेमनीज को पूरा करो तभी आपकी मैरिज वैलिड होगी। चाहे दोनों की कर लो वो भी ठीक है, या एक की तो करो। और अगर आप एक की भी सेरेमनीज को पूरा नहीं करते, ऐसे ही एक दूसरे के गले में माला डाल देते हो, फिर बोलते हो हम वाइफ और हस्बैंड बन गए, तो आपकी वो मैरिज वैलिड नहीं होगी, आपकी मैरिज वॉइड मानी जाएगी। इवन दो सेक्शन 7 में साफ साफ नहीं लिखा हुआ है मैरिज वॉइड हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, वेस्ट हाई कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में डिसाइड किया है कि अगर मैरिज कोई भी व्यक्ति करता है बिना इसेंशियल सेरेमनीज को फॉलो किए, तो उसकी मैरिज जो है वो वैलिड नहीं होगी, इनवैलिड होगी, वॉइड होगी। जो सेक्शन का 7 का 2 है
अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में यही बोला गया है, और सेक्शन 7 के सब सेक्शन 2 में क्या बोला गया है कि इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया गया है। जैसे कि मान लो लड़का और लड़की आपस में मैरिज करना चाहते हैं और उनके बीच जो है एक सप्ताह जो है एक इसेंशियल सर्मनीज है मैरिज करने के लिए। सप्ताह का मतलब होता है कि पवित्र अग्नि के आसपास 7 फेरे लेने, टू टेक द 7 स्टेप्स बिफोर द सैक्रेड फायर। तो आपको पता है 7 फेरे का मतलब। तो अगर ये भी अगर सेरेमनी है मैरिज को लेके एसेंशियल सेरेमनी है, तो जैसे ही 7वां फेरा लिया जाएगा अग्नि के पास, वैसे ही वो मैरिज दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी, मैरिज कंप्लीट हो जाएगी और दोनों हस्बैंड वाइफ ट्रेड किए जाएंगे, मैरिज उनकी वैलिड हो जाएगी। सेक्शन 7 से 2 में बस यही बात बोली गई है। अगर आप इनकी लैंग्वेज पढ़ते हो बेल एक्ट में, तो आप लैंग्वेज देख लेना, यही लिखा हुआ है, इसमें और कुछ खास नहीं है। एक बार मैं आपके सामने पढ़ भी देता हूँ। ए हिंदू मैरिज में भी, सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 बोलता है, ए हिंदू मैरिज में भी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी रिट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी देयर टू। किसी एक पार्टी की सेरेमनीज आप फॉलो कर सकते हैं और उससे मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों की करने की जरूरत नहीं है, पर दोनों की करनी है दोनों की भी कर सकते हैं। दूसरा, वेयर सच रिट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड द सप्ताह दैट इज द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप्स बाय द ब्राइडग्रूम एंड द ब्राइड जॉइंटली बिफोर ए सैक्रेड फायर। द मैरिज बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7 स्टेप इज टेकन। जैसे 7वां स्टेप लिया जाएगा तो मैरिज बाइंडिंग हो जाएगी। ये तो हो गया सेक्शन 7। अब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ जी गाइज़, तो गाइज़ अब हम आगे बात करेंगे कि जो हमारी सेरेमनीज़ हैं, जो हम सेरेमनीज़ की बात करें, एसेंशियल सेरेमनीज़, ये कहाँ से ली गई हैं। तो मेनली ये गृह सूत्रा से ली गई हैं। जैसे कि हमारे पास धर्मशास्त्र है, धर्म सूत्राज है, वैसे गृह सूत्रा भी है, तो यहीं से ही सेरेमनीज़ को लिया गया है। जो गृह सूत्रा है, ये जो क्वेश्चन है ये इवन नेट के पेपर में भी आ चुका है, और ये वाला एग्ज़ाम जो है कि ये सेरेमनीज़ का कंसेप्ट कौन से सूत्रा से लिया गया है, गृह सूत्रा, धर्म सूत्रा, कहाँ से लिया गया है, ये वाला क्वेश्चन PhD के एंट्रेंस में भी आ चुका है। तो ये गृह सूत्रा से लिया, आप याद रखना। और ये नेसेसरी सेरेमनीज़ हैं, कितने प्रकार की सेरेमनीज़ जो है हिंदुओं के लिए नेसेसरी है परफॉर्म करना, वो 4 प्रकार की है। पहली कन्यादान, दूसरी पानी ग्रहण, तीसरी विवाह होमा और सप्ताह। ये जो मैं चारों नाम लिख रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है मैंने अपनी मर्जी से लिख दिए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने, वेस्ट हाई कोर्ट ने टाइम टू टाइम डिफरेंट केसेस में बताया है कि कौन सी सेरेमनी जरूरी है, कौन सी इसेंशियल है। तो ये 4 सेरेमनीज़ को इसेंशियल माना गया है। अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो चारों को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब देखो, जो मोदी वर्सेस मोदी का केस है 1975 का, इस केस में साफ साफ कहा था कोर्ट ने कि अगर इस केस में साफ साफ कोर्ट ने कहा जो सप्ताह पड़ी है और जो जो विवाह होमा है, ये दोनों जो सेरेमनीज़ हैं मैरिज की, ये बहुत ही इसेंशियल सेरेमनीज़ हैं मैरिज की, और इनको परफॉर्म किए बिना मैरिज कभी भी वैलिड नहीं हो सकती। सप्ताह पड़ी को परफॉर्म करते टाइम साथ साथ में मंत्र भी बोलना जरूरी है, मंत्र भी बोलने चाहिए, और इन दोनों को परफॉर्म करना बहुत इसेंशियल है। ये इसेंशियल सेरेमनीज़ है मैरिज की, मोदी वर्सेस मोदी में कहा था। अब हम गाइज डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो ये इसेंशियल सेरेमनीज़ की मैरिज जो हैं इनको परफॉर्म नहीं किया जाए तब क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, तब मैरिज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाँ जी गाइज, तो गाइज अब हम बात करेंगे कि इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर मान लो मैरिज जो है वो बिना इसेंशियल सेरेमनीज़ को किए कर लिया हिंदुओं ने, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम केस लो डिस्कस करेंगे लक्ष्मण सिंह वर्सेस केसरबाई 1966 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि अगर आप मैरिज कर रहे हो, आप हिंदू हो और मैरिज कर रहे हो, और आप अपनी मैरिज में जो इसेंशियल सेरेमनीज़ होती हैं वो किसी भी पार्टीज़ की फॉलो नहीं कर रहे, ना तो लड़की साइड वाले लड़की वाले अपनी मैरिज की इसेंशियल सेरेमनीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ना लड़के वाले कर रहे हैं, तो मैरिज आपकी इनवैलिड हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, वो जीरो मैरिज मानी जाएगी, कोई मैरिज मानी ही नहीं जाएगी। तो गाइज़ अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सेरेमनीज़ ऑफ मैरिज है उसका बाईगैमी में क्या रोल होता है। मतलब ये है कि अगर कोर्ट ने किसी को भी बाईगैमी के लिए लायबल करना हो, तो अगर उस व्यक्ति, बाईगैमी का मतलब क्या होता है कि दूसरी मैरिज करना, कोई लड़का दूसरी मैरिज करता है अपने पार्टनर के होते हुए, जीवित होते हुए, बिना डिवोर्स दिए, या लड़की दूसरी मैरिज कर लेती है, इवन पहला पार्टनर जो है उसका हस्बैंड है वो जीवित है, बिल्कुल सही है, और मैरिज उसकी वैलिड है, तो अगर वो दूसरी मैरिज कर ले वो बाईगैमी माना जाता है। तो अगर मान लो जब भी कभी किसी के ऊपर बाईगैमी का केस चलता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसने दूसरी शादी कर ली हो, तो कोर्ट हमेशा ये देखता है कि इसकी पहली मैरिज वैलिड थी या वॉइड थी। अर्थात कोर्ट के पास किसी के अगेंस्ट बाईगैमी का केस पड़ा
तो जिसके अगेंस्ट बाईगैमी का केस पड़ा है, अगर वो प्रूव कर दे कोर्ट में कि सर मेरी पहली मैरिज जो थी वो एसेंशियल सर्मनीज को फॉलो करके हुई नहीं थी, जो मैंने पहली मैरिज की थी उसमें ना तो मेरे जो हमारी जो एसेंशियल सर्मनीज होती है मैरिज को लेके उनको फॉलो किया गया था, ना मेरी वाइफ जो है उसके एसेंशियल सर्मनीज को फॉलो किया गया था, तो हमारी मैरिज तो वैलिड होगी ही नहीं। तो कोर्ट उस बंदे की ये बात मानने का मतलब ये हुआ कि अगर पहली मैरिज को बिना एसेंशियल सर्मनीज ऑफ मैरिज के फॉलो किया गया है और बंदा दूसरी मैरिज कर लेता है, अर्थात पहली वाली जो शादी मैरिज है उसके होते हुए दूसरी शादी कर लेता है, पहली वाली वाइफ होते हुए दूसरी शादी कर लेता है, तो इवन तो उसने बाईगैमी करी पर उससे पनिश नहीं किया जा सकता, उसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 494 और 495 के अंदर सजा नहीं दी जा सकती। रीज़न इसका ये है क्योंकि उसकी पहली मैरिज ही वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि बिना सर्मनीज के हुई है वॉइड मानी जाएगी, और जब पहली मैरिज ही वॉइड है, वॉइड मैरिज मतलब नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ उस मैरिज को कुछ मानता ही नहीं है, तो वो लड़का या लड़की कोई भी है वो दूसरी मैरिज अगर कर लेते हैं, दूसरी मैरिज वैलिड मानी जाएगी, पहली वॉइड है तो ये बाईगैमी नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा कि बंदे ने केवल एक ही मैरिज की है, दो मैरिज नहीं की है। इसलिए बाईगैमी के केस में कोर्ट हमेशा सर्मनीज देखता है कि पहली मैरिज की सर्मनीज फॉलो की गई थी या नहीं की गई थी। जैसे कि एक बड़ा अच्छा केस है डॉक्टर AN मुखर्जी वर्सेस स्टेट इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति था उसने पहली शादी करी अपनी, उसने लड़की के साथ शादी करी, कोर्ट जाके मतलब गले में माला एक दूसरे के गले में माला डाल दी, सिंदूर लगा दिया और आगे मंदिर से वापस और बोलते हमारी शादी हो गई है। तो कोर्ट ने बोला कि जो मैरिज है इसमें तो आपने एसेंशियल सर्मनीज जो होती हैं मैरिज की वो फॉलो की ही नहीं, ना तो लड़के ने अपने साइड की ना लड़की ने की, अर्थात साथ फेरे लेना, पानी ग्रहण करना, कन्यादान करना कुछ नहीं हुआ, तो आपकी मैरिज वैलिड ही नहीं है, वो इनवैलिड है, वाइड है मतलब बोलने का। तो आपकी पहली मैरिज की वैलिडिटी कोई नहीं है, और लड़का या लड़की दूसरी शादी कर लेते हैं अपनी पहली हस्बैंड या वाइफ होते हुए वो दूसरी शादी कर लेते हैं कोई भी, तो उसको हम बाईगैमी नहीं मानेंगे, क्योंकि उसकी पहली मैरिज तो वॉइड है, वॉइड मैरिज मीन्स नो मैरिज मतलब कोई मैरिज हुई नहीं है, पर हाँ जो दूसरी मैरिज है वो वैलिड मानी जाएगी, और दूसरी मैरिज माना जाएगा उसने एक ही मैरिज की है, उसको हम बाईगैमी के लिए लायबल नहीं कर सकते। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप हिंदू लॉ के नोट्स लेना चाहते हैं, पूरे हिंदू लॉ के नोट्स बन रखे हैं, हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे, पर इसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, अमाउंट पे करना पड़ेगा नोट्स लेने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में।